देश के विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है और जरूरी है कि सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। अपना पंचे के शो में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम में विंध्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आते हैं और आज का मुद्दा है विंध्य में स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। अनुराधा श्रीवास्तव जी का स्वागत है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हेल्थ के सेक्टर में भी आप काफी दिनों से कार्य कर रही हैं। तुलसी जी का स्वागत है। आप भी हेल्थ सेक्टर में लगभग 10 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। विवेकानंद त्रिपाठी जी का स्वागत है। आपका भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अनुराधा जी से। अनुराधा जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है हमारी हैं वो कैसी होनी चाहिए और क्या स्थिति है विंध्य में आपके नजरिए से? सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। और जहाँ तक विंध्य के स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हमारे सभी भाई भी हमारे बच्चे हैं और जो हमारे जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं और जो गरीबी हैं, सबके लिए एक एज लिमिट रखनी चाहिए जिसमें हर बच्चे को फ्री निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस कैटेगरी डिवाइड करने में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं खर्च कर पाते हैं स्वास्थ्य में। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। और जहां तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आज भी बहुत सारी योजनाएं कागज पर संचालित हैं। बहुत सारी जगह मैं देखती हूँ जहाँ पर लोगों को एक सही तरीके से जाकर के अपनी जांच कराने में या अपनी बात रखने में आज भी बहुत मुसीबतें आती, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल हो। आज भी लोग स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा परेशान होते आए हैं और अभी भी परेशानी है। जी अनुराधा जी के पास हम लौट के आएंगे। तुलसी जी कुशवाहा जी के पास हम चलते हैं। आप सिंगरौली से हमसे जुड़े हुए हैं। तुलसी कुशवाहा जी, क्या स्थिति है सिंगरौली की? सबसे पहले तो पूरी टीम को नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम सबको आमंत्रित किया। तो हम अगर सिंगरौली के परिप्रेक्ष्य में बात करें आपसे, तो सिंगरौली एक तो बड़ा जिला है, लगभग 14.5 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन है और ये हार्ड टू रीच एरिया है। एक तरह कहना चाहिए कि ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे दूरस्थ गांव हैं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग 115 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। तो एक तो देखा जाए कि भी जैसे कि हमारे साथी विवेकानंद जी भी है, जो हमारा ये जिला है सिंगरौली की बात करें तो ये आकांक्षी जिला भी है। तो यहाँ पे एक विशेष रूप से काम शुरू किया गया 2018 से कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चाहे आपका न्यूट्रिशन की बात हो या हेल्थ की बात हो, तो उस पर कुछ विशेष फोकस किया। तो अभी लगभग 2018 से अगर अभी इधर की बात करें तो कुछ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो सुधार हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहें जो हमारे चूंकि यहाँ पे लगभग 37% जो आबादी है वो ट्राइबल कम्युनिटी है और वो आपको पता है, आप लोगों ने भी अगर सिंगरौली में भ्रमण किया होगा तो एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं और वो नजदीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र तक आने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि अनुराधा मैम ने कहा कि एक जो कैटेगराइज किया हुआ है, तो अभी बहुत सारे लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो हेल्थ जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं सरकारी, उनके ऊपर से थोड़ा सा ट्रस्ट उठता जा रहा है। वो गांवों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह है कि जब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति है जो दूरस्थ इलाके में से आकर के सरकारी सेवाओं तक आता है और उसे उस तरह की जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है जिसकी अपेक्षा के साथ आता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो दूसरा रास्ता खोजता है, भले उसके पास पैसे की कमी है। तो अभी भी यहाँ पे सुधार की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। लेकिन अगर हम आपको एक मोटा मोटा बात करें तो जो चाहे आपके जो टीकाकरण की बात हो, यहाँ पे चूंकि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को लेकर के काफी सारे काम हुए हैं। तो जो जैसे ही कोई भी माता प्रेग्नेंट होती है तो अर्ली रजिस्ट्रेशन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो इनमें यहाँ पे सुधार हुआ है। अभी एक मेन जो स्थिति है यहाँ की स्वास्थ्य की, जो कुपोषण एक समस्या है, वो अभी भी जस की तस बनी हुई, थोड़े बहुत सुधार हुए हैं
लेकिन कुपोषण के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। चूंकि ट्राइबल कम्युनिटी होने के कारण आप देखेंगे तो उनमें जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उतना ज्यादा भी जागरूकता की कमी है, और गांवों में बहुत सारे लोग चूंकि काम से जुड़े हुए हैं तो वो सरलता से अपने बच्चे को लेकर एनआरसी तक नहीं आते हैं। तो एक तो ये है कि एक गवर्नमेंट की सेवाएं भी है कि भाई अगर जितने दिन वो 14 दिन तक एनआरसी में भर्ती रहता है तो उसको पैसे भी देने का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा है कि वो नहीं रुक सकता, उसके 2-3 बच्चे हैं तो वो एनआरसी में नहीं रुक सकती, तो दिन के ला करके एनआरसी में रखे शाम को लेके जा सकती। लेकिन इतना सबके बावजूद भी अभी थोड़ा सा जागरूकता की कमी है, तो अभी यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। जी तुलसी जी, आपने जो बताया है सिंगरौली के विषय में, निश्चित ही जो हमारे उमरिया, अनूपपुर और शहडोल इस तरह के जो दूरस्थ जिले हैं और जो वनांचल भी हैं, आदिवासी बाहुल्य भी हैं, तो वहां भी अभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती रहती है, क्योंकि हमारे जैसे रिपोर्टर जाते हैं उन्हें भी जानकारी मिलती रहती है। हम विवेकानंद जी के पास चलेंगे। विवेकानंद जी, क्या स्थिति है आपके नजरिए से? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय में मुझे अपनी बात और पूरे विंध्य की बात रखने का अवसर मुझे मिला है। ये एक मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। बात आती है, हमने शुरुआत करी विंध्य से। विंध्य पूरा बघेलखंड जो है, लगभग जो 7-8 जिले हैं हमारे, संभाग 2 भागों में बटा, एक शहडोल संभाग हुआ और एक रीवा संभाग हुआ। 8 जिलों को हमने 2 भागों में बांटा। पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र हमारा वन्य ग्रामों से सटा हुआ, भरा हुआ है। हर जिले में, चाहे वो सतना हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे रीवा हो, चाहे शहडोल हो, हर जगह पे मार्ग जब तक व्यवस्थित नहीं हो तब तक हम उन सेवाओं तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैसा अभी तुलसी जी ने कहा कि हार्ड टू रीच एरिया है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां पर पहुंच न होने की वजह से हमारी बहुत सारी सेवाएं उन हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रही। जैसा अभी अनुराधा जी ने कहा कि वर्गीकरण हो चुका है सेवाओं का भी, एक कैटेगराइजेशन हुआ है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा ये राज्य का विषय है। राज्य को इसको निःशुल्क सभी को प्रदान करना है। शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, परंतु उनका क्रियान्वयन ग्राम स्तर तक और अंतिम व्यक्ति तक अभी भी पहुंच नहीं पाया है। इससे कोई नकार नहीं सकता। अलग अलग विषयों पे अलग अलग हम देखें कि किन किन विषयों पे कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। योजनाएं तो बहुत सारी आई, पर उन योजनाओं की जानकारी उन गांव के लोगों तक पहुंच पाई है या नहीं, इस पर हमारे जो सेवा प्रदाता हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं हेल्थ के, वो उसमें कितनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से भी बहुत सारी योजनाएं संचालित हुई हैं, कुपोषण के लिए भी हुई हैं। जैसा अभी तुलसी जी ने कहा कि नीति आयोग के अंतर्गत आकांक्षी जिले हुए, अभी उसमें एक नया प्रयोग किया गया, आकांक्षी विकास खंड की बात आई, जहां पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सारे विषयों को शामिल किया गया है। पर वो किन आधार पर हम कर रहे हैं, वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा, वो डेटा क्या होगा और उस पर हम हमारा आगामी जो कदम होगा वो क्या होगा, इसको सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, जिससे हम लोगों तक सेवाएं पहुंचा पाए। निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधनों में विकास हुआ है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, पर अभी भी निरंतर उसमें अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। जी जी विवेकानंद जी, जो आपने बात रखी है, निश्चित ही आप लोग इतने दिनों से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, आप अपना समय खर्च कर जा रहे हैं लोगों की मदद के लिए और स्थितियों को देख रहे हैं, तो ये आपका जो आकलन है वो जनता की तरफ से भी हम मान सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम यदि आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी दरकार में है, हमारा विंध्य अगर यदि इनकी दरकार में है, तो यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। हम सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है सिरमौर तहसील के मझियार गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस स्वास्थ्य केंद्र पर इलाके के 10 से ज़्यादा गांव और आबादी के लिहाज से 30 से 35 हज़ार ग्रामीण अपने इलाज के लिए निर्भर हैं।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 5 साल से कोई डॉक्टर ही नहीं है। केवल 2 नर्स और 1 चपरासी के भरोसे यहाँ के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग के नाम पर तो डॉक्टर का घर भी है, लेकिन वह भी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की तरह जर्जर पड़ा है। यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है अस्पताल में और हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। रीवा जाना पड़ता है जब कभी भाग दौड़ करके पहुँच गए किसी का बेचारा अस्वस्थ हुए। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमारे यहाँ 2.5 साल से हमारे डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर आनंद सिंह के जाने के बाद हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आए और ये भगवान के भरोसे चलती रहती है। ये बिल्कुल खराब, डॉक्टर नहीं है, न कंपाउंडर है, 1 चपरासी खोल देता है हॉस्पिटल। मझियार से भी बढ़कर रीवा सीधी सीमा के नज़दीक करियाझर स्वास्थ्य केंद्र की दास्तां है। यहाँ 35 साल पहले एक उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ था। हमारी टीम ने बहुत तलाशा, लेकिन उसकी नींव का पत्थर तक नहीं मिला। गनीमत यह है कि यहाँ एक सड़क बन गई है, वरना इसके पहले लोग पहाड़ों को पार करके इलाज करवाने जाते थे। इस सिलसिले में हमने करियाझर के रघुराज सिंह गोड़, कलावती सिंह और फागुनी से बात की। बात करने पर यह सामने आया। अरे अभी हम अस्पताल का नाम ही नहीं देखते हैं कि कैसे माना है। जियो तो अपने से, मरे तो अपने से। जो बहुत ही दिमाग में खोपड़ी हो गया तो अस्पताल ले गए, जो बच गए तो बच गए, नहीं तो गया काम से, है ना। ऐसे बीत रहा है। यहीं पे लड़का बच्चा परेशानी से चमनिया उमनिया बोला के जो परेशानी से वो होते करवाते हैं, पैसा लगा के फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। हमारे तो बच्चा लोग यहीं पैदा है, हमारे पास 3-4 बच्चा है, सब घर में पैदा हुआ। जब है नहीं हमारे यहाँ सुविधा तो क्या करें। कहाँ कुछ नहीं है, न अस्पताल है न कुछ हुआ। मन एक बीमार पड़ी तो अपने से जाए रहेगा तो जाके फिर अब टांग के ले जाए। मुद्दे पर गढ़वा से पूर्व सरपंच कुंजेश्वर द्विवेदी से बात करने पर यह सामने आया। चारपाई में लेके या तो वो चुरहट जहाँ एक पहाड़ घाटी चढ़ के, और या कि फिर दूसरी घाटी इधर चढ़ के रीवा के ये जो बदवार से तमरा रोड है यहाँ पर आए, तभी उनको वाहन उपलब्ध हो पाता है। और ये बहुत दुर्लभ माने कठिन काम है, इसलिए अधिकांश प्रसव उनका वहाँ हो जाता है और शासन की सुविधा से वो वंचित हो जाती है। इस संबंध में बहुत पहले कलेक्टर साहब यहाँ से लगभग 30 वर्ष पहले इसी स्थिति को देखते हुए वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हुई थी और राशि भी शायद सैंक्शन हुई थी। क्योंकि मेरे पंचायत से जुड़ा हुआ है, तो तब से आज तक 30 वर्ष हो रहे हैं, कोई वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाया और ना ही उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल पाई। आपके इस सच से इतर सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। रूरल हेल्थ स्टैटिक्स 2021 के मुताबिक विंध्य क्षेत्र में उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर कुल 1796 स्वास्थ्य केंद्र हैं। विंध्य के जिलों की बात करें, उमरिया में सबसे कम 131 स्वास्थ्य केंद्र हैं, रीवा में सबसे अधिक 368 स्वास्थ्य केंद्र हैं। लेकिन इन केंद्रों पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से संघर्षरत कुछ एक्सपर्ट से बात करने पर यह सामने आया। मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर से विंध्य प्रदेश में संक्रामक रोग अभी भी बहुत ज़्यादा हैं और अभी आप देख ही रही होंगी कि किस तरह से जो आउटडोर रहते हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है और जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं जहाँ भर्ती करते हैं हम लोग बच्चों को, तो एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों को लिटाना पड़ता है क्योंकि बहुत एडमिशन रेट है। ऐसी ढेरों जगहें हम लोगों को मिली थी जहाँ डॉक्टर तो क्या, कोई हेल्थ का कोई भी स्टाफ नहीं जाना चाहता। आपने करियाझर नाम लिया, यहाँ पे आप जवा के आगे, त्योथर के आगे, यहाँ तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता था, विशेष रूप से जवा एरिया में और त्योथर में, जहाँ पर कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग काम नहीं करते हैं। विंध्य क्षेत्र, रीवा, सतना, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, आप आश्चर्य मानेंगे कि महिलाओं में जो एनीमिया का प्रतिशत है वो 70% है। यानी 70% महिलाएं हमारी एनीमिया से पीड़ित हैं। और बच्चों का भी यही स्थिति है। बच्चे चाहे छोटे हों, 5 साल से छोटे हों, एडोलेसेंट गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, सबको एनीमिया है। इस विषय पर CMHO BL मिश्रा का कहना है, अब वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एम्बुलेंस जाने में अभी हो सकता है कुछ वक्त लग जाए। ये नौबत ना आए कि जब लेबर पेन हो महिला तभी घर से चले, तो निश्चित रूप से कुछ किलोमीटर उनको कठिनाई से जाना पड़ता है।
आखिर सरकार के दावों से ज़मीनी हकीकत मेल क्यों नहीं खाती? विंध्य की स्वास्थ्य सुविधाएं बीमार क्यों हैं? ये बीमारी कैसे दूर होगी? अगर आप विंध्य के सच्चे नागरिक हैं तो जाहिर है इस बात पर न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल भी करेंगे। आखिर कौन है जो आपके बच्चों का हक आपसे छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि ना ढंग के स्कूल खुले, ना ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुनें गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, जो बातें हम कर रहे थे, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं उन बातों पे मुहर लगाती है कि जो बात की जा रही है कि अभी भी बहुत दरकार है, बहुत अभी आवश्यकता है कार्य होने की। इस रिपोर्ट पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं आप? एक तो जो कि जैसा कि ये न्यूज से पता चलता है कि ये ग्रामीण अंचल की और जमीनी लेवल की हकीकत भी है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सब सेंटर खाली थे, हमारे विवेकानंद जी भी अच्छे से इस पूरे विषय से परिचित है, तो अभी उन सब जगहों पे सीएचओ की पदस्थापना हुई। और एक ये है कि सीएचओ वही गांव में ही रह करके सब हेल्थ सेंटर पे रह के ही जो गांव की जो सेवाएं हैं उनको पूरा करे। ये सबसे पहले जो ये रिपोर्ट देखी है अनुराधा जी आपने, ये जिन क्षेत्रों की बात हो रही है उन क्षेत्रों में भी आप कार्य कर चुकी हैं। करियाझर जैसे स्थान में भी आपने काफी सहयोग के कार्य पहले किए हैं। क्या कहती हैं आप इस रिपोर्ट पर? जहां तक मेरा मानना है कि जिस जगह आपने जो दिखाई वो चीजें, उनमें निश्चित रूप से स्वास्थ्य में कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो अभी तुलसी जी ने बताया कि वहां पर रह नहीं पाते हैं डॉक्टर, क्योंकि उनके लिए जगह ही नहीं बनाई गई है। और अगर किसी लेडी का है तो वो इतनी दूर सफर करके आना जाना, फिर बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं, परिवार भी प्रभावित होता है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि सरकार को, जो मैं बोलना चाहती हूँ कि सरकार को स्वास्थ्य पर इतना सारा जो फ्री बांट रहे हैं, उस फ्री बांटने की जगह अगर स्वास्थ्य के उस पर विशेष ध्यान देते तो मुझे लगता है कि बेहतर हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर सकते थे। एक हेल्थ कार्ड बनाना चाहिए जिसमें एक एज लिमिट डिसाइड कर दें कि इस एज लिमिट के लिए ये हेल्थ कार्ड है। और हेल्थ कार्ड के लिए भी आपको स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को वहीं पर ही आधार कार्ड के साथ साथ उनका हेल्थ कार्ड भी स्कूलों में बनवाना चाहिए, ताकि जो अभिभावक हैं, कभी कभी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो या तो जहां बन रहा है वहां पे 6-6, 7-7 दिन उनको आवेदन लगाने के लिए लगता है। तो ये हेल्थ कार्ड अगर बन जाएंगे बच्चों के, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सभी वर्ग के बच्चों को मिलना चाहिए। और जहां तक इस क्षेत्र की बात करें, हमने गुड़ में भी काम किया है, हमने करियाझर में भी और भी जगह काम किया है। वहां बच्चे कुपोषण और आपके अनीमिया की महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित है। मतलब आप मान के चले, जैसे मैडम ने भी बताया था कि अनीमिया को लेकर के हम लोगों ने भी कैंप लगाया था। उस कैंप में 10% ऐसे लेडीज थी जिनको अनीमिया नहीं था, 90% लोगों को अनीमिया था। लेकिन वो लोग भी उस तरीके से अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं जिस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। रही बात कुपोषण की, कुपोषण भी ऐसी बच्चों में, अभी हैजा से देखा होगा आपने कितने सारे लोग मरे। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की अभी भी गाँव में, शहरों में भी कमी है। मैं शहरों की बात भी करूं तो शहरों में भी बच्चों में अनीमिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जंक फूड खा रहे हैं। अनीमिया उससे भी प्रभावित होता है। लेकिन जो गांव का जो आपने स्थिति दिखाई बिल्कुल एग्जैक्ट है वो। मैं भी कई जगह जाती हूँ, मुझे अभी भी आज तक मैं डेट में मैं देखती हूँ कि वहां पे अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ पेपर पर वर्क कर रही हैं, जिनमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। दूरियां ज्यादा है, जो अभी भी लोग अंधविश्वास पर जा रहे हैं। अगर कोई चीज होती है तो वो जैसे सांप काट लिया है तो उस सेंटर में सांप काटने के लिए भी कोई नहीं है, वो झड़वाने का काम करते हैं। आपके और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो वो भी अंधविश्वास में जाते हैं। उस अंधविश्वास के कारण कई ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जिससे जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे प्रताड़ित होते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो अंधविश्वास वाला है वो बंदा बिल्कुल सही हो, उस बंदे के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हम लोगों ने देखी है।
क्योंकि मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा से भी जुड़ी हूँ, तो उसमें भी मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें अंधविश्वास के कारण बहुत सारी बच्चियां प्रभावित हुई हैं, बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं, महिलाएं प्रभावित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शासन को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। दोनों ही बराबर तरीके से अगर अपन देखें तो कम चले। योजनाएं बहुत हैं, आयुष्मान योजना है, लेकिन उसमें क्या होता है, जिनको आयुष्मान योजना की जरूरत है उनको आयुष्मान योजना आज तक नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का लाभ वो लोग उठा रहे हैं जो सक्षम है। तो भाई मुझे नहीं लगता है कि अभी जो योजनाएं हैं उनकी अवेयरनेस गांव में है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपने इतने सारी चीजों को देखा, मैं भी इतने सारी जगह जाती हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज्यादा, एक तो पहली बात गंदगी बहुत ज्यादा है। अगर गंदगी है तो वहां पे सफाई कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है। तो ये सब चीजें मिलाकर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य तो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। अगर विंध्य क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य की दशा बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ पर शासन को और प्रशासन को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से अगर ये बात वहां तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो अभी आपने इतनी सारी चीजें बताई, डॉक्टर्स का उपलब्ध ना होना, सिस्टर्स का उपलब्ध ना होना, जननी जो योजनाएं हैं आज भी लोग खटिया में लेकर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही है योजनाएं। तो जो इसको आप लोगों को ध्यान देने की, शासन को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर विंध्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य और उसके बाद शिक्षा, दोनों में ध्यान देने की जरूरत है। जी निश्चित ही दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और जैसे स्वास्थ्य की बात चल रही है, एनीमिया की बात चल रही है, ये आज हम आजादी के इतने वर्षों बाद हैं, और यदि हम देखें तो जो लोग ये दायित्व उठाए हुए हैं, समाज का नेतृत्व जिनके हाथों में है, या सरकार ने जिन प्रतिनिधियों को वहां बैठाया हुआ है, वो अधिकारी कर्मचारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो सकते हैं, किसी पार्टी किसी दल के लोग हो सकते हैं, लेकिन जनता को जो मूलभूत आवश्यकता है अगर उसकी पूर्ति ही इतने सालों बाद भी नहीं हो पा रही है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है। वो भी तब विकास की बात तो ये कहें कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं तो विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम तो स्वास्थ्य है। जब हमारी नवयुवक पीढ़ी जो है, नौनिहाल बच्चे हैं, जब वही बीमार रहेंगे तो हम विकास किस चीज का कर रहे हैं? विकास तो हमारा स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इधर भी हमें जरूरत है कि आप स्वास्थ्य पहले सही रखें, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना बेहतर है, पर कोई ऐसी योजना सरकार के पास नहीं है जिसमें सारे बच्चों को मतलब हेल्थ के प्रति जागरूक करे, हेल्थ के लिए बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट योजना पकड़ाए। ये योजना बहुत जरूरी है कि बच्चों को, और दूसरी चीज, योजना पकड़ा देने से कुछ नहीं होता। मेन तो है कि आपका कि जो स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं उन संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है, वहां पे अपॉइंटमेंट करने की जरूरत है, वहां पे विशेष पैनल की आवश्यकता है जो उन पर नजर रख सके। कि आज भी अभी तो आपने छोटे थोड़े 4-5 गांव दिखाए हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आज भी इतनी सड़कों के बाद भी आज भी लोग कहीं पेड़ के सहारे जा रहे हैं तो कहीं किसी चीज को लेकर जा रहे हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर है तो सड़कें हैं तो ऐसी सड़कें हैं कि दलदल भरा हुआ है, अब उसमें से निकलना मुश्किल है। तो आज भी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य को लेकर। निश्चित ही ये जब बरसात के दिन आते हैं तो विकास की आधी पोल जो है वो अपने आप खुल जाती है कि कितने हद तक कहाँ विकास हुआ है। वो आप सड़कों की बात करें, वो आप पानी की बात करें, या कोई भी बात करें। अभी आज का हमारा जैसा कि विषय है स्वास्थ्य पे हम बात कर रहे हैं, और हमने जो भी बातें आ रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब अलग अलग दिनों में हमारा एक विशेष कार्यक्रम सभी मुद्दों में है जिनमें विंध्य की जरूरत है और विंध्य को जिनकी मांग है। और ये कोई एक निश्चित जगह की बात नहीं है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जितने भी हमारे जिले हैं विंध्य के, ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है ये समस्या हर जगह की। सिंगरौली से हमारे साथ तुलसीदास जी जुड़े हैं, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं बगदरा की जो उन्होंने बात की वो भी यहाँ से मेल खा रही है। और अभी जो हमने रिपोर्ट में देखा वो स्थिति हमारे सामने है। और भी प्रश्न है, हम विवेकानंद जी के पास चलेंगे। विवेकानंद जी, क्या कहना है आपका? जो ये व्यवस्था है उसमें चूक होने के क्या कारण देखते हैं आप? जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई उससे प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं अभी हमारे दोनों साथियों की मैं बात सुन रहा था। एक अंग्रेजी में बड़ा एक सरल सा शब्द है और सहज भाषा में कहा जाता है ऑनरशिप, जिसको हम कहते हैं व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी। वो स्वयं की जिम्मेदारी, जब अभी अनुराधा जी ने बात करी कि मॉनिटरिंग हो, वो सही से मजबूती हो संस्थाओं की, स्वास्थ्य संस्था की, और मॉनिटरिंग हो, वो स्वयं की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत का अगर पंच है और उसके वार्ड में अगर 200 लोग हैं, उन 200 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उसकी है। अगर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 है, उन 5000 की जनसंख्या के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरपंच की होगी, सचिव की होगी, ग्राम रोजगार सहायक की होगी, उन गांव में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की होगी। यहां से लेकर और जिले के मुखिया तक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तब जाके हमारी ये स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित हो पाएंगी। मैं 2 चीजें और इसमें करूंगा। अभी मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा जी की बात सुन रहा था। एक मुझे घटना याद आई। अभी कुछ दिनों पहले एक महिला की मृत्यु हो गई, और उस महिला की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची, लेकिन वो वहां से, गर्भवती महिला थी, वो वहां से अपने जिला मुख्यालय अनूपपुर तक इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो दूरी बहुत ज्यादा थी। वो लगातार अलग अलग सेवाओं के लेने के प्रयास में रही, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अब निर्भर ये करता है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, अब हम यहाँ पर ये सुनिश्चित करना होगा गैप कहाँ पर है, दूरियां कहाँ से और ज्यादा बन रही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग यह सुनिश्चित करे कि एक वित्तीय वर्ष में उसके गांव में कहाँ कहाँ पर सड़कें बनाई जानी, किस प्रकार की सड़कों की आवश्यकता है। तो हमारे पास परिवहन का, आवागमन का माध्यम पहले सुनिश्चित होगा, सड़कें बनेंगी, उसके बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला एक भवन, एक संस्था है या नहीं। वो जो संस्था है, वो संस्था पर पदस्थ होने वाला व्यक्ति के निवास रत रहने की व्यवस्थाएं हैं उस गांव में कि नहीं है। अभी जैसे अनुराधा जी कह रही थी कि वो लोग रुकते नहीं हैं, तुलसी जी ने भी कहा, हर एक व्यक्ति अपनी सुविधाएं देखता है कि हम कहाँ कंफर्ट जोन में हैं। कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। जिला मुख्यालय से वो अटैच होना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, या अपनी बाइक से, अपने वाहन से वो जाना सुनिश्चित करते हैं। हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी है, हर एक व्यक्ति की स्वयं की स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम सुरक्षित रहें। खासकर महिला कर्मचारियों की उन उप स्वास्थ्य केंद्रों पे जहां पर ग्राम जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, जहां पर सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदस्थापना हुई, वो कैसे भवन हैं, जर्जर हैं। उन भवनों में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। इनको हमको पहले ग्राम आधार पे इनको पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा। अभी अनुराधा जी ने और तुलसी जी ने कहा कि एनएफएचएस जो हमारा सर्वे है, एनएफएचएस 5 की हम बात करें, अभी डॉक्टर ज्योति मैम कह रही थी कि 70% महिलाएं। मध्य प्रदेश के औसतन प्रत्येक जिले की 50% गर्भवती महिलाएं 50 से ऊपर है, 50 से 55 के बीच में, जो जिनके अंदर एनीमिया है। बहुत सरल है कि वो उनके पास जो भोजन है, चाहे वो रूखा सूखा हो, चाहे वो अच्छा भोजन हो, संपन्न हो, उस भोजन को वो कैसे ग्रहण करती हैं, और साथ में एनीमिया का जो अनुपूरण है, वो उसके लिए जो गोलियां हैं उसको कैसे वो स्वीकार कर रही हैं। जैसा अनुराधा जी ने कहा, गोलियां हैं, सेवाएं हैं, स्कीम है, पर वो स्कीम उस महिला तक, उस हितग्राही तक, उस व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं। अनुराधा जी ने एक बात कही मानसिक रोगियों के लिए, जिला स्तर पे एक मन कक्ष निर्धारित किया गया है। मैं एक जिला अस्पताल के भ्रमण पे था, वहां मन कक्ष निर्धारित किया गया, पर क्या उस मन कक्ष की जानकारी हमारे विकास खंड स्तर पे, हमारे ग्राम स्तर की आशा को पता है क्या, कि कौन सा लक्षण होने पर हम उस व्यक्ति को मन कक्ष तक ले जा पाएंगे। ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर स्कीम योजनाओं का हम लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा पाएंगे, अन्यथा वो कागज पर धरी रह जाएंगे। जी, तो यहाँ ये प्रश्न निकल के आता है कि आखिर आज भी जानकारी का अभाव क्यों है और कौन देखेगा। हम बात कर रहे हैं कि देखा जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तो ये देखने की जिम्मेवारी, जैसे हम पंचायत स्तर तक आ गए थे, यदि ऊपर स्तर में देखें तो हमारे और भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें बड़े स्तर में, उच्च सदनों में बात रखने का मौका मिलता है, तो उन्हें बात रखनी चाहिए। और
इन मुद्दों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत आवश्यक मुद्दा हो जाता है, शिक्षा बहुत आवश्यक मुद्दा है। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनके बिना बाकी सारी समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और यदि हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रकृति ने विंध्य को देने में कहीं कमी नहीं रखी है। आप खनिज की बात करें, आप ऊर्जा की बात करें, या प्रकृति के बाद हम यदि आए, सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार चल रही है, उसे भी देने में विंध्य क्षेत्र ने कोई कमी नहीं की। यदि आप देखेंगे तो पूरा समर्थन दिया है विंध्य क्षेत्र ने। उसके बाद भी विंध्य क्षेत्र की क्या स्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि गरीबी का स्तर जो है विंध्य का, पूरे मध्य प्रदेश की औसत, अगर आप औसत देखेंगे क्षेत्रवार, तो गरीबी सबसे ज्यादा विंध्य क्षेत्र में है, पलायन सबसे ज्यादा विंध्य क्षेत्र में है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा विंध्य क्षेत्र में है, और शिक्षा की स्थिति भी विंध्य क्षेत्र की डामाडोल है। तो ऐसे में जी, स्वास्थ्य पे हम चर्चा ही कर रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति अभी हमारे सामने विस्तार से चल ही रही है। तो ये स्थिति जो है ये बड़े सवाल छोड़ती है, और इन सवालों के जवाब जनता को भी खोजने होंगे। अभी हम बात कर रहे थे जहां हमारी जिम्मेवारी हो वहां हम देखें, लेकिन जो हमारे स्तर का कार्य नहीं है, जनता स्तर का कार्य नहीं है, वहां शासन को भी देखना होगा। अनुराधा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो क्षणिक लाभ की बातें हो रही हैं, क्षणिक लाभ की योजनाएं चल रही हैं, त्वरित लाभ की योजनाएं चल रही हैं, उनके स्थान में यदि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वहां बेहतर कार्य होता। योजना घोषित करने में या योजना बताने में, बनाने में कहीं कमी नहीं रही है, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो देखिए आप किस स्तर में हो रहा है। हर कार्य के लिए, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि मन केंद्र है, लेकिन उस मन केंद्र की जानकारी कितने लोगों को है? जिन्हें यह दायित्व दिया गया है कि वो जानकारी लोगों तक पहुंचे, वो अपने दायित्व क्षेत्र में क्या पहुंच रहे हैं? हमारी रिपोर्ट भी जैसे बताती है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं। आप सोचिए बेरोजगारी का स्तर कितना है, उसके बाद भी जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिन्हें दायित्व मिला हुआ है, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, और यहाँ जनता को भी आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं है। बिना कहे कुछ होना नहीं है, हमें संगठित होकर आवाज उठानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। अब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कुछ और भी कारक हैं हमारे, जैसे बीमारी तो ठीक है, हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, हमारा जो खान पान है, अनुराधा जी ने बात उठाई थी कि खान पान भी हमारा जो है उसे में भी ध्यान देने की जरूरत है। खान पान की जो स्थिति है, जो यदि हम पुरानी व्यवस्था देखें तो भोजन में हमारे जो पौष्टिक आहार है वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, कुछ न कुछ किसी न किसी ढंग से शामिल था। लेकिन आज की स्थितियां क्या कहती हैं अनुराधा जी? जो ये हमारा जो खाने का जो ढंग बदला है, जो हमारी दिनचर्या बदली है, वो स्वास्थ्य में कहां तक प्रभावित करती है हमारे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें मैं खुद एक विद्यालय की संचालिका हूँ, तो मैं मैक्सिमम बच्चों को जो डाइट के लिए बोलती हूँ वो एक संतुलित आहार के लिए बोलती हूँ कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह हमें राजा जैसा भोजन करना चाहिए, दोपहर में थोड़ा कम और रात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने स्कूल में बच्चों को कोशिश करती हूँ कि उन्हें रोटी, सब्जी, इस तरह की चीजें लेकर आए बच्चे, एक फ्रूट्स लेकर आए। पर मैं जहाँ देखती हूँ कि जब मैं टिफिन चेक करवाती हूँ, मैं आज भी पाती हूँ कि मम्मियाँ सुबह सुबह बच्चों को मैगी, 2 ब्रेड, इस टाइप के नाश्ते लेकर के पहुंचा देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो हैं जिनके बच्चों को वो प्रॉपर डाइट मिलती है। ये कोई एक विद्यालय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये ऐसा मैक्सिमम जगह है कि जहाँ पर डिब्बे बंद जो फूड होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, और उन डिब्बे बंद फूड में ऐसे केमिकल्स के साथ साथ जो उसमें केमिकल्स होता है वो भी अभी किसी सर्वे में आया है कि उसमें 26% हार्ट में जो ये होते हैं अपने जिसमें पैक करते हैं हम लोग, उसके जो चमकीली चीजें होती हैं वो हार्ट में आजकल जा रही है, जिससे बच्चों को 17 इयर्स के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिब्बे बंद फूड है उनसे, और जो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चों की पूरी आदतें ऑनलाइन हो रही हैं आजकल। कहीं ना कहीं बर्तन भी प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कुकर है, पहले हमारे जो घर पे खाना बनता था वो बटलों में बनता था, तो उसमें कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ मिला करते थे, तांबे के बर्तन यूज होते थे पानी के लिए। आज सब कुछ स्टील में यूज कर रहे हैं। स्टील के अलावा हम लोग देखते हैं तो जो
कुकर होता है, कुकर में आज भी जो अरहर की दाल होती है, पहले हम लोगों के यहाँ जो अरहर की दाल बनती थी, उसको गला करके पहले उसका जो ऊपर का फेन होता था वो निकाला जाता था, ताकि वो जहर जो है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग करें। और आज जो भी अनाज आ रहा है वो सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो भी आज खाना बना रहे हैं, हम हर तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो हर तरह से हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो हमें अनाज मिल रहा है, जो हम डिब्बेबंद फूड यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को अपने ही स्वास्थ्य बिगाड़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये एक डाइट में हमें बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, जिससे शहर के बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक परिचित में 17 साल का बच्चा, अभी आपने देखा होगा छतरपुर में हार्ट अटैक से खत्म हो गया। वो हमारे अच्छे परिचित का खड़ा प्रेयर में गया और अटैक आ गया उसको। तो आज की कंडीशन में आप देखें तो मैक्सिमम जो कम एज के बच्चे हैं, उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरा, डायबिटीज चरम पर पहुंच रही है। ये छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जो डायबिटीज के, हमारे स्कूल में करीब 2 या 3 बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है, जिनको इंसुलिन लगता है। तो ये कहीं ना कहीं खान पान, जो हमारा जो अनाज है जो हम यूज कर रहे हैं, और जो जो डिब्बेबंद फूड यूज कर रहे हैं, उन सबसे हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान है। और मोबाइल है ही, तो बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज हम लोगों की किसी की भी नहीं रह गई है। तो कई जगह से हम लोग हेल्थ को लेकर के प्रभावित हैं। ना तो हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ना ही बच्चों को खेलने दे रहे हैं, ना ही हम बच्चों को ढंग का खाना दे पा रहे हैं। ये शहर की बात कर रहे हैं। गांव में तो अभाव भी रहता है कुछ चीजों का, लेकिन उनमें भी वो बच्चे शहर आ जाते हैं पढ़ने, तो उनमें भी वही हैबिट लग जाती है। तो कुल मिलाकर दोनों की गलती मैं कहूंगी खान पान में, कि कुछ ना कुछ तो जो हमें मिल रहा है, और जो पोल्यूशन है उससे बच्चे प्रभावित हैं, और जो हम लोग फूड खा रहे हैं उससे प्रभावित हैं। तीसरा, कुछ हमारे यहाँ मोबाइल की अधिकता के कारण आजकल खाना भी ढंग से नहीं बन पा रहा है, बाइयों पर डिपेंड करता है खाना, बाई जो बना के जाती है खा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये यहाँ प्रभावित। तो चौथा जो है, जो मिड डे मील वगैरह ये मिल रहा है, तो इसमें कहाँ तक मिड डे मील का भी प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं लगता है कि मिड डे मील भी बच्चों को बहुत प्रभावी खाना दे पा रहा है। हम जिस दिन चेकिंग करने जाते हैं उस दिन खाना अलग बन जाता है, जिस दिन हम चेकिंग करने नहीं जाते हैं उस दिन खाना अलग बन जाता है। ये मैंने देखा है, इसलिए मैं सब बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं देख नहीं पाती तो मैं शायद नहीं बोल सकती हूँ। शासन की योजनाएं भी चल रही है, लेकिन हमें, जैसे कि विवेकानंद जी ने बोला कि अभी हमें भी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं 50% मैं कहती हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में सभी लोगों को, जो पुराने समय से चली आ रही हैं चीजें, उनको यूज करना चाहिए। बच्चों को अगर हेल्दी बनाना है, बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल वर्क करने देना चाहिए, बच्चों को छोटे छोटे काम घर के कराना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई, और वो पढ़ाई भी क्या कर रहे हैं बच्चे, उस पर भी असर। तो हम ना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिशा में, जहां मैं देख पाती हूँ स्कूल की दृष्टि से, तो बच्चे मेंटल जो टॉर्चर हो रहे हैं, ये भी एक बीमारी है। ये बीमारी मैंने 6 से 7 बच्चों को देखी है। उन बीमारी में बच्चे मोबाइल का जो यूज करते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं, उससे बच्चों के हाथ पैर कांप रहे हैं। बच्चे इतने प्रभावित हो रहे हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में, जो यहाँ पे बनारस में कुलवंत सिंह के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे घरों के हैं, वो अब मेंटल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गांव के साथ साथ शहर के बच्चों को भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कि इतना मेंटल प्रेशर क्यों। बच्चा कुछ भी बनेगा, हम लोग सब बने, हम लोग ने बहुत खेला, हम लोग पढ़े, हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम लोग कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, पर कुछ अभिभावकों की भी मैं जिम्मेदारी कहूंगी कि अभिभावकों को बहुत सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। इतना प्रेशर नहीं बनाए कि हमारा बच्चा अव्वल ही रहे, वो बिना अव्वल के भी अव्वल बन सकता है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि में अभिभावकों को, जैसा कि विवेकानंद जी ने बताया कि हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को भी करना चाहिए। और शासन की जिम्मेदारी हमसे 60% इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग, आज मैं भी कहीं ना कहीं, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे कई बार परेशान होना पड़ा कई चीजों के लिए, एडमिशन कराने के लिए भी। कभी कभी मैं कभी कोई हॉस्पिटल के जाने के लिए, जब हॉस्पिटल के बीच में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो मैं बिना पूछे गाड़ी में लेके जाती हूँ, उनको एडमिट कराने में भी मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से 60% तो मुझे लगता है कि शासन को भी देखना पड़ेगा।
जी बिल्कुल अनुराधा जी, जो आपने बताया वो निश्चित ही आपके अनुभव की बात है और देखी हुई बातें हैं। आप सभी विशेषज्ञ हमारे जो हैं वो सामाजिक क्षेत्र में आप लोग सक्रिय हैं, इसलिए जो जानकारियां दे रहे हैं वो वास्तविक जानकारी निकल के सामने आ रही है। और हमारी चर्चा का जो उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसे सुधरे, विंध्य की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, वो क्या कारण है जिस कारण से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं रही है और उनमें क्या निदान हो सकते हैं, वो सभी हम खोज रहे हैं। साथ ही हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, अपना पंचे के जो कार्यक्रम विंध्य फर्स्ट का है वो आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप भी अपने जो सुझाव हैं हमारी चर्चा से जुड़े वो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, सुझाव आप भेज सकते हैं। साथ ही आपके क्षेत्र का यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम चलेंगे तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी। जी, तो एक तो बड़ी चीज जो आपने जैसा कि अनुराधा मैडम ने बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हमारा खान पान कितना हमें प्रभावित करता है, और एक राज्य की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो एक अभी शब्द बड़ा अच्छा विवेकानंद जी ने शब्द किया ऑनरशिप को लेकर के। तो अब ये समझना होगा कि हम अगर ग्राम पंचायत लेवल से बात करें और राज्य स्तर की बात करें तो अभी बहुत सारे विषय निकल के आए, तो कागजों में बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे मॉनिटरिंग के सिस्टम है जो जमीनी लेवल तक है, देखने का है, सबको एक स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करने के लिए योजनाओं की स्कीम के लिए रखा गया है। अब देखना यहाँ है कि अगर गांव में कोई भी गर्भवती माता है उसको टीकाकरण नहीं हो रहा है और उसका जो चेकअप होना चाहिए 4 एनसी चेकअप होने चाहिए तो नहीं हो रहे हैं, तो देखना यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है। अब हम तो कहते हैं कि स्वास्थ्य का एक सिस्टम है जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग पे काम करता है, लेकिन देखा यहाँ गया है कि जब तक गांव के लोगों में भी ऑनरशिप नहीं आती है अपने स्वास्थ्य के प्रति, जब तक हम अपने जो हमारे राइट्स है जब तक हम नहीं समझते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं लेकिन वो हम तक नहीं आ रही हैं। दोनों साइड पे देखना जरूरी है, एक तो डिमांड साइड है और एक तो सप्लाई साइड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम अगर गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उनका तो कहना है कि भाई हम तो 100% सेवाओं को दे रहे हैं, लोग लेने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन का मामला होता है कि ये देखना है कि जो सेवाएं डिस्ट्रिक्ट या राज्य स्तर से एक गर्भवती महिला के लिए जा रही हैं, क्या वो वहां तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, ये ऑब्जर्वेशन का मामला है। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम दे रहे हैं भाई, हमारे यहाँ से तो ये सारी चीजें जा रही हैं, पर एक हितग्राही वहां है ग्राम लेवल पे जो कहता है ये मेरे तक नहीं आई। तो ये समझना होगा, ये राज्य सरकारों को समझना होगा कि जो हम सेवाएं दे रहे हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए, आखिर ये बीच में रुकी हैं, हितग्राही तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसकी वजह क्या है, ये चिन्हित करना होगा और उस पर काम करना होगा। जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होंगे तो हम कितनी भी बड़ी बड़ी सेवाओं की बात करें, कितने भी विकास की बात करें, वो वहां तक पहुंचना मेरे ख्याल से ये कि वही है कि कागजों पे जैसे बात आई कि कागजों पे हम सब कुछ पूरा कर लेंगे लेकिन जमीनी हकीकत दूर रहेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन का मामला है, जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, बीच में देखेंगे। और एक चीज देखने में आया है कि चूंकि यहाँ ये होता है कि स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो भाई स्वास्थ्य विभाग जाने, गर्भवती महिला को अगर टीकाकरण नहीं लग रहा तो ये उसका मामला है, पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी एक बड़ी मजे की बात विवेकानंद जी ने कही है कि ग्राम पंचायत में जब तक ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है एक तरह से सारी स्कीमों की मॉनिटरिंग करता है, इसका उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ रोड बनवाएगा बस हो गया, जो उसको पंचायती राज के अंतर्गत काम दिए जाते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया जिस दिन चाह लेगा कि हमारे गांव का जो स्वास्थ्य केंद्र टाइम से खुलना चाहिए, आंगनवाड़ी टाइम से खुलनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रयास होंगे तो आंगनवाड़ी भी टाइम से आएगी, स्वास्थ्य केंद्र भी खुलेंगे। और जिस दिन सरपंच चाहेगा बीएमओ को बोलेगा कि आपकी आंगनवाड़ी या आपकी एएनएम नहीं आ रही, सीएचओ नहीं आ रही, तो बीएमओ को भी सुनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी जरूरत है। गांवों में जनप्रतिनिधियों की क्या हालत है उस पर चर्चा नहीं करें, चूंकि स्वास्थ्य का विषय है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का मामला है, और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ऑनरशिप जब तक नहीं आएगी कम्युनिटी में, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम सब के लिए चैलेंजिंग काम है इसको फुलफिल करना। निश्चित तुलसी जी जो आपने बात कही है वो महत्वपूर्ण है, क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है हमारे, और हमें जिम्मेवारी लेके आगे आना होगा। और ऐसे मुद्दे जो हमारे विकास से, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए हैं, उनमें हमें संगठित होना होगा और संगठित होकर आवाज उठानी होगी, और उनका जो भी निदान है वो हमें खोजना होगा। और यदि हम बात कर रहे हैं पंचायत स्तर की,
उसी तरह से जिस भी स्तर में हमारे जो नेतृत्व करता है उन्हें भी जिम्मेवारी उठानी होगी। कहाँ चूक हो रही है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि एक योजना बननी चाहिए, और तुलसी जी ने भी कहा कि हर विभाग को अपनी जिम्मेवारी माननी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेवारी यदि नहीं मानी जा रही है तो क्या किया जाना चाहिए जनता के द्वारा, या जनता का क्या रुख होना चाहिए, उसमें एक सकारात्मक निदान क्या होना चाहिए उसका कि ये व्यवस्थाएं सुधरें। क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपने पूरा विंध्य देखा हुआ है, आपने, अनुराधा जी ने पूरा विंध्य देखा हुआ है आप लोगों ने, तो एक आपके नजरिए से क्या निदान हो सकता है इसका? अभी इस प्रश्न का मैं जवाब जरूर दूंगा। उससे पहले अनुराधा जी ने जब बात करी थी तो एक शब्द कहा था कि लाभ की बात आती है, एक क्षणिक लाभ की ओर हम जा रहे हैं, और वो हर एक प्रत्येक स्तर पे है। माँ घर में ये चाहती है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के ठीक पास में एक रेस्टोरेंट है, मैं सुबह देखता हूँ बगल में एक स्कूल है, उस विद्यालय में जाने वाले बच्चे सुबह पोहा और समोसा पैक करवाते हैं उस दुकान से। मैं अक्सर अपने छत की बालकनी से मैं देखता हूँ, एक स्टेटस सिंबल बन गया उनके लिए। ये क्षणिक लाभ वहां पर भी है, उस माँ के पास भी, उस बच्चे के पास भी, कि हम 2 मिनट में मैगी बना लें या 2 मिनट की मैगी खा लें, या हम रेडीमेड बना हुआ पोहा समोसा ऐसा कुछ खा लें, क्योंकि रोटी ले जाने में स्टैंडर्ड हमारा जो है स्तर वो प्रभावित होता है। क्षणिक लाभ वहां पर भी है। त्रिपाठी जी, हम किसी उत्पाद का विरोध नहीं करते, किसी भी जो भी उत्पाद है उनका विरोध नहीं करते। हाँ, हमें ध्यान देना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम मैगी की जगह नूडल्स का प्रयोग करेंगे। जी 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 जी। तो मेरा एक कहना यह था कि हम रेडीमेड बने हुए भोज्य पदार्थ की ओर ज्यादा जा रहे हैं क्षणिक लाभ के लिए, चाहे वो घर में माँ हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। तो स्थितियां ये हो रही कि वो क्षणिक लाभ प्रत्येक स्तर पे है, उसको हमको उस क्षणिक लाभ से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। जब आप बता रही थी कि हमारे घरों में जिन बर्तनों में भोजन बनाया जाता था, वो बर्तन ही हमें खनिज तत्वों की पूर्ति किया करते थे, आज वैसा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि कहां पर कारक है और हम कैसे इसका सकारात्मक निदान कर सकते हैं। मैं पुराना एक किस्सा याद यहां पर करना चाहूंगा। हमारे रीवा संभाग के कमिश्नर हुआ करते थे डॉक्टर रविंद्र पस्तूर जी। उन्होंने एक बार एक शंभुनाथ सभागार विश्वविद्यालय में उन्होंने एक बार बात कही थी ऐसे कि जो हमारी स्कीम्स है ना, वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि हितग्राही उसको चुन ले। हमारे ग्राम स्तर पे स्वास्थ्य पे जब हम देखते हैं तो वहां पर एक संरचना बनाई गई है, आंगनवाड़ी सह ग्राम आरोग्य केंद्र, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के साथ पोषण दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे, दोनों प्रकार की सेवाएं। अब वहां पर निर्धारण हमें ये करना है, वो प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, चाहे वो गांव की सामान्य जनता हो, हितग्राही हो। जो आपने कहा कि ऐसे कौन सा कारक है और हम कैसे उस पर बढ़े, कि महीने में एक दिन उस गांव में एनएम और वो सीएचओ आते हैं, जिस दिन वो गांव की बहुत सारी सेवाएं देते हैं उनको। क्या उस दिन के बारे में हमारे उस गांव की आशा बहन जी ने सबको बता के रखा है? क्या हम उस दिन उन सेवा प्रदाताओं से मिल पा रहे हैं? क्या हम उनके साथ इतना हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है कि हम अपने मन की बात उनसे कह पा रहे हैं कि हमारे पास ये समस्या है? क्योंकि जब हम अपनी बात नहीं कह पाते तो कहीं हम इधर उधर कहीं दूसरी जगह सेवाओं का लाभ लेने के प्रयास करते हैं। सो ग्राम स्तर से हम अगर शुरू करें कि ग्राम स्तर पे आंगनवाड़ी सह ग्राम आरोग्य केंद्र, फिर जैसा अनुराधा जी ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रत्येक स्तर पे वो सभी सारी चीजें हैं या नहीं। अभी अनुराधा जी ने एक बात और कही कि जब वो खुद गई अस्पताल तो उनको यहाँ तक कि एडमिशन कराने में भी उनको वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक सिटीजन चार्टर कहा गया है अभी हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें अलग अलग भागों में स्वास्थ्य केंद्रों को बांटा गया और उसको कार्यक्रम दिया गया सर्टिफिकेशन का। प्रसव केंद्र के लिए लक्ष्य, पूरा संपूर्ण भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कायाकल्प, चयनित कुछ क्षेत्रों के लिए एनक्वास, और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों के लिए मुस्कान। स्वास्थ्य विभाग के ऐसे 4 कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से उस संस्था को आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया जाता है सर्टिफिकेशन के बाद, और उसके अलावा भी वहां पर अन्य सेवाएं जारी रहती हैं। अब प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर अनुराधा जी, हम या आप, कोई भी व्यक्ति अगर रीवा के किसी हॉस्पिटल में जा रहा
किसी विकास खंड स्तर पे जा रहा, वहां पर एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए कि हमारे पास ये सेवा प्रदान की जाती है हमारे द्वारा जी। साथ ही यहां से अगर हम किसी व्यक्ति को दूसरी जगह रेफर कर रहे हैं, हम कहाँ रेफर करेंगे, उस व्यक्ति को क्या सेवा की आवश्यकता है और वो सेवा उस व्यक्ति को कहाँ मिलेगी। आपने अभी शायद करियाझर गांव था वो जी, जब आपने रिपोर्ट दिखाई थी, करियाझर गांव से अगर एक महिला को या एक बच्चे को, एक कुपोषित बच्चे को रेफर किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? क्या उस भवन में कहीं पर कोई भी ऐसी एक जानकारी का कोई एक बोर्ड, सिटीजन चार्टर बना हुआ है जहां पर उसको सेवा उल्लिखित हो कि हाँ यह सेवा यहाँ से के बाद अगले किस संस्थान पे जाएगी? हमारा रेफरल सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक से सिविल, सिविल से जिला, जिला से मेडिकल कॉलेज, जबकि वह सेवा उसको मेडिकल कॉलेज में मिलनी थी। अतः उसे उस विकास खंड के उस छोटे से गांव से सीधे मेडिकल कॉलेज भेजा जाना था, जिससे वह समय, यातायात और सारी चीजें बच पाती। हमारे पास एक हमारी एक ऐसा प्रारूप निर्मित करना होगा हमारे पूरे स्वास्थ्य संरचना को, पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए कि एक व्यक्ति जहां से शुरुआत कर रहा वो पूरा एक नेटवर्क पे आ पाए। अगर एक बच्चा कुपोषित है तो कुपोषण के बाद वो एनम से स्वास्थ्य केंद्र, एनआरसी कुपोषण केंद्र तक गया, वहां उसका सेवा मिली, उसके बाद वो वापस आया, उसको सेवा मिल पाई कि नहीं। आयु वर्ग की बात थी, अब 30 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए हमारे सारे उप स्वास्थ्य केंद्रों पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उनको परिवर्तित किया गया है। उनको बीपी की, उनको बाकी सेवाओं की जो सेवाएं मिल रही हैं बाकी बीमारियों की, उन सेवाओं के बारे में वो कितना वहां पर सहमत है कि हाँ हम यहाँ पर लेंगे तो हमें मिल पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि शासकीय दवाइयां हैं ये अच्छी नहीं होगी, ये भ्रम भी हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये दूर नहीं करेंगे तब तक वह दूसरे क्षेत्रों पे जाते रहेंगे लोग और हमारे शासकीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, विवेकानंद जी, आपने जो बात जोड़ी है यहाँ पर इस चर्चा में निश्चित ही महत्वपूर्ण है, और यदि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो ये सुझाव देखेंगे तो हमें लगता है कि इसमें कार्य होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम देखेंगे विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार ने कुछ निश्चित अपना प्रचार करने के लिए, तो वो किसी भी पार्टी की, किसी भी राज्य की सरकार हो सकती है, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती हैं, लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं इसका पूरा विवरण कहां तक लोगों के पास पहुंच रहा है, ये क्षेत्र में आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थितियां हैं। यदि 2-4 पोस्टर घटा के और ये लग जाएं तो लोगों को कुछ जानकारी हो सकती है और लोग अपनी जो सुविधाएं हैं उसको सही जगह में लेने चले जाएंगे। और निश्चित ही यदि भटकता रहेगा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए और इतना परेशान होता है वहां पर, और जो लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, सरकार की तरफ से हो या स्वेच्छा से कोई आया हुआ हो, जो भी लोग हैं या वेतन ले रहे हों, उन्हें तो इस दायित्व को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाना चाहिए और पूरी जिम्मेवारी से निभाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में जो हमारा इलाज करते हैं उन्हें जो मरीज होता है वो बिल्कुल भगवान की तरह ही पूजता है, भगवान की तरह ही मानता है, क्योंकि ये बहुत ही कष्टकारी स्थिति होती है जब व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है। कोई भी व्यक्ति सुख में मुझे नहीं लगता कि चाहता है कि हम वहां पे पड़े रहें। जब उसकी स्थिति ऐसी होती तब वहां पहुंचता है, और वहां पहुंचने में भी यदि उसे सुविधाएं ना मिले, जो उसके लिए सुविधाएं हैं वो ना मिले, तो फिर यहाँ पे यही प्रश्न निकल के सामने आता है कि इतने वर्षों बाद भी क्या मिला लोगों को। और हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र की, समूचे विंध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और जो भी उदाहरण आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर जिले में, हर ब्लॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। हमारी टीम लगातार जा रही है। हमारी जो रिपोर्टर हैं उनको एक महिला ने बताया कि हम अगर इलाज के लिए जाते हैं, कुछ भी हुआ है, हमें उल्टी हो रही है, हमें दस्त लग रहा है, हमें बुखार है, ORS दे दिया जाता है। एक ही इलाज है ORS,
तो ये मतलब उनको कुछ भी हो रहा है तो एक ही इलाज किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि दवाइयां यदि उपलब्ध हैं तो वो भी लोगों को दी जाए, और उन दवाई के प्रति जो, जैसा अभी विवेकानंद जी ने कहा कि जो हमारी भ्रांतियां हैं कि ये दवाई असर नहीं करेगी या हम बाहर से लेंगे तभी असर करेगी दवाई, तो ये भी हमें भ्रम दूर करना होगा, क्योंकि जो दवाइयां आ रही हैं वो बहुत ही जांच परख के बाद आती हैं, और यदि वो असर नहीं करती हैं और इसका औसत ज्यादा है तो इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। हमारा दर्शकों से कहना है, और ये हम कई बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं इस बात को, कि चुप रहना विकल्प नहीं है। हमें सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखनी होगी। यदि हम बात रखेंगे ही नहीं तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, और वो बात हम जितना ज्यादा संगठित होकर रखेंगे उतना बेहतर होगा। विवेकानंद जी, आपने बहुत चर्चा में बातें जोड़ी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और स्वास्थ्य के नजरिए से और जनता के नजरिए से उन्हें जानना भी जरूरी है। और निश्चित ही हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपनी जागरूकता के स्तर को और भी बढ़ा पाएंगे। अनुराधा जी के पास चलेंगे। अनुराधा जी, यदि हम समग्र में बात करें तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि सबसे पहले तो शिक्षा और साक्षरता, जब तक ये नहीं आएंगी तो हम किसी भी विषय तक नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरा है सबसे अहम चीज स्वच्छता। आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो स्वच्छता की बहुत कमी पाई जाती है। तीसरा है विज्ञान को समझना। अभी आज भी गांव में विज्ञान को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं, तो उससे भी बहुत सारे, जैसे कई बीमारियों को लोग झाड़ कर ही दूर करते हैं जबकि वो इलाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विज्ञान की कमी है। तो झाड़ फूक बंद हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजों की समस्याएं, जिसमें झाड़ फूक से सेक्स को लेकर के भी बहुत चीजें सामने आती हैं। झाड़ फूक को लेकर के बहुत ज्यादा मृत्यु को भी लेकर के समस्याएं सामने आती हैं कि झाड़ फूक करते रह गए, लास्ट में बीमारी इतनी बढ़ गई कि मृत्यु हो गई। तीसरा है हमारी संस्कृति। हमें संस्कृति, जो पहले हमारी जो संस्कृति थी उसको आज पुनर्जीवित करने की जरूरत है कि हम उस संस्कृति को पुनः दोबारा दोहराएं। हम उन्हीं तरीकों को फिर से इस्तेमाल करें, हम फिर से मोटे अनाज का उपयोग करें, हम फिर से देसी तरीके से खेती करें, जो जिसमें खाद नहीं हो, जैविक जो होती है अपनी, रासायनिक खाद नहीं हो, और अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। इसमें हमारी महिलाएं, जिनको हम ट्रेनिंग दे करके और सक्षम कर सकते हैं। चौथा है कि एक पोषण वाटिका गांव-गांव जाकर के हमको छोटी छोटी जगह पर महिलाओं को ये सिखाना चाहिए कि इस पोषण वाटिका में आपको क्या लगाना है, और इसमें हम कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे बच्चों को और पूरे घर को हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रख सकते हैं। चौथा, आज गांव में भी कहीं ना कहीं हमें उन पेड़ों की कमी लगती है कि जिससे ऑक्सीजन ज्यादा होती थी, क्योंकि शहर अब गांव की तरफ जा रहा है, तो वहां पर भी अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा और पेड़ बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो लिंग, की सेक्स, कि आज भी लड़के और लड़कियों में फर्क गांव में है, शहर में तो कम हो गया है, पर हमें लगता है कि अभी भी गांव में इस चीज का वो है, जिससे कि लड़कियां आज भी उसी जगह पर है जहां पर पहले थी। और चौथा है रोजगार की कहीं ना कहीं कमी है, जिससे कि स्वास्थ्य की दृष्टि में वो लोग थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। रोजगार नहीं होने से उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके पास आय की कमी होती है, जिससे वो लोग अच्छे स्वास्थ्य की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। चौथा है कि स्वास्थ्य और देखभाल। हमें अब गांव की तरफ अगर हम जाते हैं तो जो आशा कार्यकर्ता हैं जो इन लोगों ने तैयार किए हैं आंगनवाड़ी, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं कुछ वजह से टीकाकरण के लिए आती हैं। तो यहाँ पर अगर इन लोगों को टीकाकरण के पहले कुछ जरूरी जानकारी स्वास्थ्य के प्रति या फिर अवेयरनेस के प्रति या स्वच्छता के प्रति इन लोगों को बिठा करके, क्योंकि रोकना बहुत मुश्किल काम होता है किसी को, तो वहां पर इनको अवेयरनेस की जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा है कि प्रौढ़ शिक्षा में अगर हमने महिलाओं को थोड़ा सा मजबूत कर दिया तो उधर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से
थोड़ा सा हम लोग अनीमिया को कम कर सकते हैं। बेहतर ढंग से हम लोग खाना बहुओं को दे सकते हैं। आज भी बहुएं सबसे लास्ट में खाना खाती हैं, सबको खिलाने के बाद फिर वो क्या बचता है, क्या मिलता है, भली भांति हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोगों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा अभी भी गांव में बहुत जरूरत है। नालियां नहीं है गांव में, पेयजल की बहुत समस्या है। कुछ गांव में है जो जागरूक है, जहाँ के पंच सरपंच अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहां तो पेयजल पहुंच गया है। पर आज भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग मटके में पानी भरकर लाते हैं दूर दूर से, और नालियां आज भी हैं ना, तो वहां पर कोई छिड़काव हो रहा है किसी दवाइयों का छिड़काव के लिए। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके बाद बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, जो शहरों में भी और जो ग्राम में। तो एक इनकी टीम, जो मलेरिया की टीम है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी देखा है 30-35 सालों में कि कभी शहरों में छिड़काव हुआ हो। जैसे कि आपकी ये गाड़ियां चलती हैं, ऐसे गाड़ियां चल करके शहरों में छिड़काव हो तो लोग मलेरिया और डेंगू से बचेंगे। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक टीम बना दी जाए, जो स्वास्थ्य कर्मी है कि वो सब जगह छिड़कें। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो पंच सरपंच अपनी एक टीम बना सकते हैं, उस टीम के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे स्वच्छता की दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं शिक्षा पर ही जोर दूंगी और अवेयरनेस पे जोर दूंगी कि अभी भी आज भी शिक्षा की और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी अभी भी लगती है। और बहुत सारी जानकारी, जैसे अभी आपने बताया कि मेंटल रोगी हमारे बहुत बढ़ रहे हैं। आज ही मैं एक कार्यक्रम में गई थी जिसमें 70 बच्चे मेंटल हॉस्पिटल में, छात्रावास में रह रहे हैं, तो इनकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। फिर मैं आपके जो बाल न्यायालय है उसमें गई, वहां पे अपराधी जो श्रेणी के जो बच्चे आ रहे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों के भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा शहडोल, उमरिया और सिंगरौली से बच्चे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, तो ये बच्चे नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। नशा भी एक बहुत बड़ा रोग है, नशे के कारण लोग मेंटल होते जा रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज बच्चों को अगर देखें तो गुटखा के लिए छोटी छोटी चीजों को सरकार बंद कर रही है। वो जो गुमटी में लगाए हैं उसको बंद कर रही है सरकार, तो स्वयं उनको दे रही है ना मान्यता। तो गुटखे की फैक्ट्री बंद कराएं, ये छोटे से एक गुमटी बंद कराने से क्या होगा? ये तो बेचारे वही कर रहे हैं, वहां से खरीद के लाते यहाँ बेचते हैं। फिर एक और जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हर जगह बच्चों को देखती हूँ, इंजेक्शन, ब्रेड में आयोडेक्स लगाकर खाना, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, जो इतने छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं। छोटे छोटे जो 7th 8th के बच्चे हैं वो गुटखा खा करके बीमार हैं। तो इनके लिए भी अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर इनको, ऐसे बच्चों के लिए कि जिनमें प्रॉपर तरीके से, जो नशे में लिप्त हैं बच्चे, उनमें कैंसर की जो डिसीज बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं सबको लेकर के बाहर ही जाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये कैंसर भी बहुत बड़ा रूप ले रही है विंध्य क्षेत्र में, बहुत विशाल चीज है ये कैंसर जो बच्चों में बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ाइए। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, मैं देखती हूँ अपने आसपास बच्चों को सिगरेट और गुटखा खाते हुए। तो गुमटी से ज्यादा मुझे लगता है कि वहां पर खपत कम कर देनी चाहिए, वहां पे आपको स्ट्रिक्टली कर देनी, या तो फिर इसको महंगा कर देना चाहिए कि जिससे हमारे बच्चे आगे चल करके बिल्कुल उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और वो देख करके बहुत दया आती है। कुछ तो मेंटल भी बढ़ रहे हैं, आपके नशे वाले बढ़ रहे हैं, इनको आप थोड़ा सा अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी, जो आपने बात कही है, निश्चित ही यदि इन बातों में ध्यान दिया जाए तो एक समग्र ग्राम विकास भी निकल के आता है और क्षेत्र का विकास भी होता है। यदि हम स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो स्वास्थ्य में सभी कारक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वो महत्व रखते हैं। और निश्चित ही जो आपने सुझाव दिया है, हम एक विशेष कार्यक्रम इस पे भी लेके आएंगे, इस विषय पर भी रखेंगे कार्यक्रम। और जैसे अनुराधा जी ने हमें सुझाव दिया है, आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपका जो सुझाव है क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। विवेकानंद जी, समग्र रूप में यदि आप इस स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्या रहेगी वो बात? समग्र रूप में मैं अनुराधा जी से सहमत होते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि जागरूकता और एक आईसी की बात चल रही थी,
पोस्टर्स की बात हो रही थी, हमारा जो जितने भी शासकीय भवन हैं वहां पर अगर हम देखें तो अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। और हमारे बुजुर्ग कहते थे, साथ जब मैं बचपन में था तो ये मैंने किसी अपने गुरु से सुना था कि सुना तो भूल गया, देखा तो कुछ याद रहा, और करके देखा तो सब कुछ याद हो गया। तो अगर हमारा अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम देखें, अगर वो विजुअल भी अगर कुछ रहेगा हमारे पास कि हाँ दीवारों पर ही हमें कुछ मिल जाए। दूसरा, बहुत सारे जो पोस्टर्स होते हैं उन पोस्टर्स में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, भले वो राशि आधारित है लेकिन उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे जो समग्र आईडी और इन सब आईडी के वजह से बहुत सारे महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती। जैसा अभी अनुराधा जी कह रही थी कि आयुष्मान कार्ड है लेकिन उसमें जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में उनको कितनी जानकारी, वो किसी स्वास्थ्य प्राइवेट हॉस्पिटल में जा भी रहे हैं और आयुष्मान के अंतर्गत उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो किन किन योजनाओं में हम कैसे लाभ दे पाएंगे, ग्राम स्तर तक, समाज के अंतिम पिछड़े व्यक्ति तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए। उसका माध्यम हमें अलग अलग तय करना पड़ेगा। कुछ हमारा आईसी पोस्टर्स विज्ञापन के माध्यम से होगा, कुछ गांव की सभाओं से होगा। हमारे गांव में, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है, प्रत्येक ग्राम सभा में एक मुद्दा स्वास्थ्य का जरूर शामिल होना चाहिए। पंचायती राज, शहरी जो प्राधिकरण है शहरों में, आप जैसा कह रही थी कि शहरों में नालियां हैं और डेंगू है, मच्छर है, तो शहरों में भी हमारी जो शहरी जो इकाई है प्रतिनिधित्व की, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम हमारे क्षेत्र के रहवासियों को कैसे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवा पा रहे हैं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो। हमारा विंध्य, जैसा आप अनुराधा जी बता रही थी, विंध्य कैंसर की श्रेणी में आगे बढ़ता जा रहा है और कैंसर असाध्य रोग की श्रेणी में आता है। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर एक ऐसा समय था जहां हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत पिछड़े हुए थे। हमने थोड़ी प्रगति की लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा प्रगति करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की मजबूती, इंफ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता और उन सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिंग, ये 3 चीजें हमको करनी पड़ेंगी। और स्वयं की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ये 4 चीजों पे निश्चित ही विवेकानंद जी, जो आपने ये सुझाव बताया है और ये जो निदान बताया है, ये महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। जहां हमारा दायित्व है वो हमें निभाना होगा और हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, यदि नहीं मिल रही हैं तो हमें आवाज उठानी होगी। चुप रहना विकल्प नहीं है। आपके जो मुद्दे हैं आप लिख के हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। विवेकानंद जी आप हमसे जुड़े, अनुराधा जी आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही जो आपके मुद्दे हैं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जो आपके क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, हम उसे अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए अपना पंचर के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो विंध्य के लिए होगा महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत